सन 1948 पूरे भारत में इंडिया पाकिस्तान जंग के जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे कि इस जीत से भारत ने अपने ही मौत के कब्र खोद दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी शर्मिंदगी भरी हार से चुप नहीं रहने वाला था। वो बदला लेने के लिए बेताब था। लेकिन यू नो व्हाट, पाकिस्तान से भी ज्यादा बेताब था एक देश जिसने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया था, और वो अब अपने उसी गुलाम को अपने पैरों पर खड़े होते हुए नहीं देख पा रहा था। इस तस्वीर को जरा देखना। मेजर जनरल कॉथॉर्न वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस हेड ऑफ यूरोप रह चुके थे, और 1948 इंडो पाकिस्तान वॉर की हार के बाद इन्होंने ही ISI को जन्म दिया। इनफैक्ट करीब 8 सालों तक मेजर कॉथॉर्न ही ISI के चीफ भी बनकर रहे। यह है 2021 का ही रिपोर्ट, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज M15 और M16 आज तक पाकिस्तानी फोर्सेस को ब्रिटेन में ही ट्रेन करती है। सो माय पॉइंट ओवर हियर इज कि पाकिस्तान अच्छे से ये बात जानता था कि वो इंडिया जैसे अपने से 4 गुना बड़े देश से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, और इसीलिए उन्होंने उस वक्त ब्रिटेन से मदद लेना तो शुरू ही कर लिया। लेकिन आप ये बिलीव नहीं करोगे कि उस दौरान ISI का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया था कि करीब 18 देशों की एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के साथ काम कर रही थी, रॉ को खत्म करने के मकसद से। By 1982, in Peshawar, there were upwards of 18 foreign liaisons that were working at any one time. So we're talking about an enormous proliferation of intelligence agencies that are working side by side. ISI 1948 से ही जंग के मैदान में उतर के पूरे हिंदुस्तान में काफी हद तक तबाही मचा चुका था। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का तो जन्म ही ISI के जन्म के 20 सालों बाद 21 सितंबर 1968 में हुआ था, वो भी बड़े जद्दोजहद के बाद। ISI, CIA और KGB जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज तो रॉ से नफरत करती ही थी, लेकिन हमारे खुद के देश में ही ऑपोजिशन पार्टीज तक रॉ को खत्म करना चाहते थे। इसे इंदिरा गांधी का एक पालतू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर एस्पियोनाज यानी कि जासूसी करने के लिए बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के बाद पावर में आए मोरारजी देसाई के बारे में तो एक कहावत भी कही जाती थी, हिज हेट फॉर रॉ वॉज मोर देन हिज लव फॉर इंडिया। मोरारजी तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट बंद ही कर चुके थे, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद रॉ के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग से लेकर रॉ के फॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक शख्स को, RN काओ। जहां पर ISI में 10,000 ब्रिटेन ट्रेन्ड ऑफिशियल्स थे, काओ ने इससे 40 गुना कम, सिर्फ 250 नौसीखे ऑफिसर्स, सिर्फ 5 लाख के मामूली से बजट और एक खंडर पड़े थिएटर को अपना ऑफिस बना के रॉ की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी इन परिस्थितियों के बावजूद हमने ISI को मुंह तोड़ जवाब दिया। रॉ ने अपने जन्म के सिर्फ 3 सालों के बाद ही हर एक इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया को सक्सेसफुली जिताया। 1971 वॉर, 1984 और 1999 वॉर। अगस्त 17, 1988 की यह बात है, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर और इंडिया में फैले खालिस्तानी और कश्मीरी मिलिटेंसी के मास्टरमाइंड जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि यह कोई एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि रॉ द्वारा एक प्लान्ड असैसिनेशन था। जस्ट इमेजिन, हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद किया, पाकिस्तान के दोस्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान का जानी दुश्मन बनाया। यह कोई कोइंसिडेंट नहीं था। आज तक अफगानिस्तान कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। तालिबानी गवर्नमेंट तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक्स लॉन्च करते हैं। The Taliban launched unprovoked heavy weapon fire on its outpost near the border. और तो और रॉ ने ही पाकिस्तान के टेररिस्ट फंडिंग्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करके पाकिस्तान को ग्लोबली ब्लैकलिस्ट भी करवा दिया है। अब रॉ का पहला मिशन था पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करवाना, लेकिन इसका पूरा इल्जाम भी पाकिस्तान पर ही डालना था। और मेरे हिसाब से पर्सनली ये रॉ का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मिशंस था, क्योंकि इसमें उन्होंने पाकिस्तान के एक एंटी इंडिया मिशन को घुमाकर पाकिस्तान के ही खिलाफ यूज कर लिया। सो जनवरी 1971 में ISI ने हाशिम कुरैशी नाम के अपने एक एसेट को ट्रेन करके श्रीनगर भेजा था, इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को हाईजैक करके उसके बदले में अपने कुछ 36 टेररिस्ट छुड़वाने के लिए। बाय द वे, इस प्लेन के पायलट पता है कौन थे? राजीव गांधी। सो पाकिस्तान के लिए ये एक तीर से 2 निशाना था। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन लीड हाशिम कुरैशी था, वो एक्चुअली में एक एक्स रॉ एसेट रह चुका था, जिसे कुछ साल पहले रॉ ने ही ट्रेन करके POK भेजा था
मुखबरी करने के लिए, लेकिन पीओके जाकर आईएसआई ने उसे फिर अपने साइड कर लिया था। तो ये खबर मिलते ही रॉ के चीफ आरएन काउ ने लॉन्च कर दिया इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव ऑपरेशंस, ऑपरेशन गंगा। काउ ने हाशिम कुरैशी को समझाया कि अगर वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ दोबारा से काम करने लग जाएगा तो रॉ उसकी सजा को कम करवा सकती है। ये ऑफर सुनकर हाशिम झट से मान गया और आरएन काउ ने फिर उसे इंस्ट्रक्ट किया कि आईएसआई ने जैसे जैसे प्लान किया है अब तुझे ठीक वैसे ही करना होगा, सिवाय एक चीज के। 30 जनवरी 1971 को हाशिम ने श्रीनगर से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट गंगा को हाईजैक किया, जिसमें 26 पैसेंजर्स ऑन बोर्डेड थे और उसके बाद उसने एज पर द प्लान फ्लाइट को जबरदस्ती लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। लेकिन उस मूव के बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। लाहौर में हाशिम ने डिमांड रखी कि वो पाकिस्तानी पीएम भुट्टो से बात करना चाहता था। इस डिमांड को पाकिस्तान ने तुरंत पूरा किया। भुट्टो उससे मिलने आए और फिर ये पीएम और टेररिस्ट की मीटिंग दुनिया भर में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। अब इस मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके डिटेल्स रॉ ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में डिक्लासिफाई नहीं किया है, लेकिन बेसिकली हाशिम ने फ्लाइट के 26 पैसेंजर्स को छुड़वा दिया। इंडिया को पाकिस्तान के 36 टेररिस्ट को रिलीज भी नहीं करना पड़ा और पीएम भुट्टो से मीटिंग के बाद हाशिम ने उस प्लेन को लाहौर में जला भी दिया। ऑपरेशन गंगा वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से ग्लोबली ये बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने सबसे पहले एक्ट ऑफ वॉर कंडक्ट किया है, इंडियन एयरप्लेन फोकर F-27 एके गंगा को हाईजैक करके। इस पर अब इंडिया रिस्पॉन्ड तो कर ही सकता था बाय कटिंग इट्स एयर स्पेस फॉर पाकिस्तान, जिससे मिशन का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया और हम निश्चिंत हो गए कि बांग्लादेश को लिबरेट करते वक्त पाकिस्तान इंडिया पर एयर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट चैलेंज हो गया कंप्लीट। अब बारी थी मिशन के अगले और फाइनल पड़ाव की, ईस्ट पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी आर्मी को उनके ही जमीन पर हरा के बांग्लादेश को आजाद करवाना। अब इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम आज तक बस यही जानते थे कि सिर्फ मुक्ति बहिनी की मदद से ही इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, पर यह तो आधी सच्चाई है। इन टोटल 3 फोर्सेस, 3 बहिनीज इस मिशन में इन्वॉल्व थी। एक मुक्ति बहिनी, दूसरी मुजीब बहिनी और तीसरी कादिर बहिनी। और मजे की बात बताऊं, इनमें से एक बहिनी तो बांग्लादेशी फोर्सेस से ही बनी थी, जो बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए इंडिया ने बनवाई थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उसके इस्तेमाल से इंडिया ने अपने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को भी कर्ब करवा लिया था। अराउंड मिड 1971 की बात है, रॉ ने सुंदरबन के जंगलों में कई आर्मी ट्रेनिंग कैंप्स को खोले और बांग्लादेशी सिविलियंस को पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये फोर्सेस 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। पहली मुक्ति बहिनी, जो फोर्स इंडियन आर्मी के साथ वेस्ट बंगाल के रास्ते से घुसकर हमला करने वाली थी। दूसरी मुजीब बहिनी, जो फोर्स एक्चुअली में ऑलमोस्ट हमारे पैरा एसएफ फोर्सेस जितने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, लेकिन इनका एंट्री पॉइंट इंडिया ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली मिजोरम में सेट किया था, जिसके बाजू में ही उनका पहला ऑब्स्टिकल था रंगमती कैंप। नेचुरली उन्हें अपना मिशन पूरा करने के लिए रंगमती कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता और इस तरह से बिना हमारे एक भी सोल्जर का इस्तेमाल किए रॉ ने आईएसआई के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाले प्लान को भी कर्ब कर दिया। एक तीर से 2 शिकार। और फाइनली तीसरी फोर्स थी कादिर बहिनी, जिसमें 16,000 बंगाली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने अपने आर्मी से निकाल दिया था। इस आर्मी ने ढाका यानी कि देश के कैपिटल को ही अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तानी नेवी को भी तबाह कर दिया था। इनफैक्ट अपने इस 3 फ्रंट अटैक से सिर्फ 14 दिनों के अंदर ही रॉ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश को आजाद कर दिया। हमारी स्ट्रैटेजी इतनी वेल प्लान्ड थी कि करीब 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ा। 1 लाख। वर्ल्ड वॉर के बाद यह दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर माना जाता है, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। मतलब सिर्फ आईएसआई के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ही एक बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि एक नई आई एजेंसी जो उनसे 20 साल बाद बनी थी, वो उनके नाक के नीचे से उनके देश को 2 टुकड़ों में बांट चुकी थी और इस बात की आईएसआई को भनक तक नहीं पड़ी। इस सक्सेसफुल बांग्लादेश लिबरेशन के बाद आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश से विड्रॉ होना पड़ गया। उन्हें बांग्लादेश में मौजूद सारे ऑफिसेस को छोड़ के जाना पड़ा और अब पाकिस्तान का इंडिया के ईस्ट साइड में कोई खास वजूद नहीं बचा। पर शायद रॉ का आईएसआई को छेड़ना
एक डेयरिंग मूव नहीं बल्कि एक गलती भी साबित हो सकती थी। अब 1971 के सक्सेसफुल मिशन के बाद सभी को लगा कि रॉ ने आईएसआई पर ऐसा घाव कर दिया है कि अभी आईएसआई वापस से इंडिया के खिलाफ आंखें उठा के नहीं देखने वाला है। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज का गेम तो आपको पता ही है, कभी रुकता नहीं है। 24 घंटे 24/7 365 आपको सतर्क रहना पड़ता है। रॉ का आईएसआई को इस कदर छेड़ना एक बहुत ही डेयरिंग मूव साबित होने वाला था, क्योंकि अपने ऊपर लगे इस दाग को आईएसआई किसी भी हाल में मिटाना चाहती थी। और इसीलिए इसके बाद सिर्फ 8 सालों के अंदर ही आईएसआई जंग के मैदान में दोबारा से उतरी, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसए के साथ, क्योंकि इस दौर में सीआईए और आईएसआई दोनों का भी दुश्मन सिर्फ एक ही था, रॉ। और इसके बाद तो सिर्फ 8 सालों में ही इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को चारों तरफ से एक रिंग ऑफ फायर से घेर लिया। हमारे आसपास के सारे ही पड़ोसी देश को कंप्लीटली एंटी इंडिया बनाकर उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बिठा दी, श्रीलंका में एलटीटीई को खूब सपोर्ट किया, जिन्होंने ही फिर आगे जाकर हमारे प्रधानमंत्री तक को मार डाला था। आईएसआई ने इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त नेपाल तक को भड़का के इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करके अटैक्स प्लान किए, और म्यांमार और भूटान तक से भी इंडिया के खिलाफ काम करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट दिलवाया। इसके बाद हम लिटरली अपने ही देश में कैद हो चुके थे। आसपास के किसी भी देश पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो देश या तो पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर अटैक्स लॉन्च कर रहे थे या तो यूएसए के साथ मिले थे। लेकिन रॉ ने इस बार भी अपने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन और 2 दुश्मन आईएसआई और सीआईए को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने मॉरिशस में ऑपरेशन कैक्टस, सेचिलीज में ऑपरेशन फ्लावर और ब्लूमिंग, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसे ही सीक्रेटिव ऑपरेशंस किए, जिससे कुछ ही सालों में हमने आईएसआई के इस रिंग ऑफ फायर को नेकलेस ऑफ फ्रेंडशिप में बदल के रख दिया। इसके आगे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रॉ के ऐसे ही खतरनाक और कोवर्ट मिशंस की वजह से एक ऐसा समय आ गया था जब हमने पाकिस्तान का ऐसा बुरा हाल कर दिया कि आप मानोगे नहीं, लेकिन आईएसआई के चीफ को लिटरली रॉ के चीफ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि प्लीज हम पर मेहरबानी करके हमला करना बंद कर दो। सो आखिर रॉ ने ऐसी कौन सी ही चालें चली जिसकी वजह से पाकिस्तान का यह आश्रय हो गया? और क्या फाइनली इसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई ने रॉ से हार मान लिया? और आज के करंट सिनेरियो में आईएसआई और रॉ का क्या डायनामिक चल रहा है? कौन ज्यादा पावरफुल है? कौन किस पर हावी हो रहा है और कौन सब्जुगेट हो रहा है? वेल, ये लड़ाई जो दशकों से चलती आ रही है, इसे एक ही वीडियो में, एक ही एपिसोड में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी जितना भी खुफिया डेटा हमें मिल पाया, हमने उसे इस वीडियो में पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और वो भी आसान शब्दों में, कहानियों के जरिए, ताकि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस सीक्रेटिव जंग के बारे में पता चल सके।